हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर यानी भूगोल का चैप्टर जो रहेगा आज ओवर रिसोर्स यानी हमारे संसाधन। ये चैप्टर कई मानने में हर एक क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे बिहार बोर्ड के हो, चाहे किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हो, सभी के लिए जो रहेगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा। जिन बच्चों ने जो है जो ज्योग्राफी लिया हुआ है, अगर उनके सिलेबस में जो है ओवर रिसोर्स है तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके अगर सिलेबस में ये है तो इसका मतलब है कि ये भी उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसमें हर एक बात को जो है अच्छे से एनालाइज किया जाता है और समझाने की कोशिश किया जाता है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the most important here, conservation of resource here. That is important. Conservation of resource. Conservation of resource means their dedications as a plant use as well as a reuse of the natural resource by the avoiding there is a wastage, misuse and overuse. There is the most important here, conservation of resource here, a wastage, misuse and overuse. Depletion of resource is a matter of great concern today. In order to be reach the maximum production limits, and we are using all those resources which are in fact there is a property of future generation. In fact, as the concept of sustainable development here, and resources are the inheritance which one of generation of human society has to be passed on to a next one. No renewable resource may be come to an end after some time. There is an important point here. No renewable resource may be come to an end after some time. Therefore, striking a balance between the growth of population and utilizations of resource is absolutely is a necessary. That is important here. Of course, such a balance and bound to vary in the time and space. Obviously, we have to be look at the balance between the population and resource in a regional or country as a dynamic rather than static one. Any imbalance in either of two may be scrapped their continuity of our economics and social and culture development. So resource should be used in a planet that is a imbalance does not be taken place. That is important here. The resource is should be used in a plan and where to the imbalance does not be take place here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, संसाधनों का संरक्षण। देखिए संसाधनों का संरक्षण करना कई मायने में महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं संसाधनों का संरक्षण करना यानी अपने भविष्य को संरक्षण करने के समान होता है, लेकिन शायद ये बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते हैं और जो प्राकृतिक संपदाओं को ऐसे विनाश करते हैं जैसे कुछ भी नहीं है इनके लिए इसका अर्थ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि संरक्षण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर इन चीज़ों का संरक्षण नहीं कीजिएगा तो शायद आने वाला समय में आपका अपना अस्तित्व भी नहीं बच पाएगा। तो संसाधनों का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं संसाधनों संरक्षण से उनके विवेकपूर्ण और जो है नियोजित उपयोग के साथ ही उनके
अपव्यय, दुरुपयोग, अति उपयोग से बचाव करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का पुण्य उपयोग करना। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया है कि हमें जो है संसाधनों का विवेकपूर्ण और नियोजित उपयोग करने की आवश्यकता है, लेकिन लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं। आज पैसे के लालच में लोग जो है इन सभी चीज़ों का दुरुपयोग कर रहे हैं और जो है प्राकृतिक चीज़ों का जो है वह नष्ट करते चले जा रहे हैं। आज संसाधनों का कम होना सबसे बड़ी चिंता का सबसे बड़ा विषय बन गया है, लेकिन ये चिंता का विषय सिर्फ प्राकृतिक का है, कहते हैं इंसानों का तो है ही नहीं, क्योंकि इंसान अगर इस बात की चिंता करता तो शायद ऐसे प्राकृतिक का विनाश नहीं करता। आज देखिएगा कि हर क्षेत्र में जो है बड़े बड़े जो है फॉरेस्ट को नष्ट करके घर का निर्माण करवाया जा रहा है और सरकार जो है आंख बंद करके बैठी पड़ी है। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और चिंता का विषय यहाँ मनुष्य के लिए नहीं है, प्राकृतिक के लिए है। कहते हैं प्राकृतिक चिल्ला रही है, सोच रही है कि इंसान किस तक जो है लालच के चपेट में आते चले जा रहे हैं और जो जीवन देने लायक हो चीज़ें हैं, संसाधन, उसको नष्ट करते चले जा रहे हैं। उत्पादन की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के क्रम में हम उन सभी संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं जो भावी पीढ़ियों को संपत्ति है, यानी आने वाला जनरेशन के लिए सारे संपत्ति है, लेकिन हम जो है इनको विवेकपूर्ण इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कहते हैं इसका दुरुपयोग करने के कारण आने वाला समय में हमारे पूर्वज जो है आने वाले में उनका जो है इनको से दीदार भी नहीं हो पाएगा। कहते सतत पोषणीय विकास के विचार के अनुसार संसाधन विरासत है जो कि मानव समाज की पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। कहते हैं बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे पास आज संसाधन है वो हमारे जो है बच्चों के लिए उपयोगी होगा, लेकिन हम जिस प्रकार से इसको जो है नष्ट कर रहे हैं हमारे जीवन के साथ साथ जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी बहुत दुखदायक परिस्थिति पैदा कर सकती है। कहते हैं नवीकरण के अयोग्य संसाधन कुछ समय बाद समाप्त हो सकते हैं, यानी नवीकरण अयोग्य जो संसाधन है इसमें जनरल सी बात है समाप्त हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि कोयला पेट्रोल जो है समाप्त होने के कगार पे आ चुके हैं और आने वाला कुछ समय में जो है इसका खात्मा होना एक स्वाभाविक बात बन जाती है। तो आने वाला पीढ़ी जो है इसको सिर्फ सपनों में देखेगी और जो है सपनों में ही उसको एहसास होगा कि इसे गाड़ी मोटर भी चला करती थी। इसलिए जनसंख्या वृद्धि व संसाधनों के उपयोग के मध्य एक संतुलन बनाना आवश्यक है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो है जनसंख्या वृद्धि व संसाधनों के उपयोग के मध्य एक संतुलन बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में इस प्रकार का संतुलन समय व स्थान के संदर्भ में विभिन्न होते हैं, यानी देखा जाए तो संतुलन जो है समय व स्थान के संदर्भ में विभिन्नता देखने को मिलता है। निस्संदेह हमें किसी भी क्षेत्र या देश में जनसंख्या या व संसाधनों के मध्य जो सात्विक किस जगह गतिशील संतुलन को देखना पड़ता है और इस दोनों में से किसी एक में असंतुलन हमारे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की नेता को भंग भी कर सकती है। इसलिए संसाधन का उपयोग जो है विवेकपूर्ण करने की आवश्यकता है। अगर हम विवेकपूर्ण नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आने वाला समय में जो है ये एक सपना के रूप में ही देखा जा सकता है। इसलिए संसाधनों का जो है नियोजित ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए ताकि असंतुलन न उत्पन्न हो सके। और इसमें कहते हैं जितना भागीदारी सरकार की है उतना ही भागीदारी प्रत्येक मनुष्य की है। कहते हैं प्रत्येक मनुष्य को इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि प्राकृतिक नहीं है तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है। Our next topic is the most important here, methods of conservation of resource. There is a most important point arrive here, methods of conservation of resource here. The first point according to here, it is a necessity to the create awareness. It is a necessity to the create awareness about the preservation and conservation of resource among the people. They should be made aware of harmful result of large scale of destruction of the natural resource. There is a most important first point here, and the next point here, afforestation. Afforestation is the preventing the felling of the immature and young tree and creating awareness amongst the local people about the planting and nurturing trees may be help in a conserving forest. There is the second point is also important here, and the next here, third, trace of farming. Trace farming in a hill regions, a contour plunging, controlling the shifting and cultivation and overgrazing and plunging in the gulf. Some of are the impure method of the soil conservation here. The next point here, fourth, construction of dam to be impound
rain water. Use of sprinkler and drip and trickle irrigation techniques. Recycling of water for industrial and domestical purpose will be help in a conservation of the enable water resource. The next point here, minerals are no renewable resource, so they need to be conserved through their efficient utilization and development of better technology and extraction and purification, recycling of mineral and use of substitute. The next here, 6 point, non-conventional resource of energy here. The non-conventional source of energy here is an important example. Solar, wind and water will be have to be developed in order to be save a conservational source of energy. There is important in the point in the box. There is a note down, your note copy. There is a most important point here. A conclusion also. Conservation resource a mean dedicates and plan use of natural resource by avoiding their wastage, misuse and overuse. And next here, it is necessary to the create awareness among to people about the preservation and conservation of resource here. And the next also, no renewable resource need to be conserved and used with utmost of care. There is an important point here. हमारा जो ये अगला पॉइंट आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है, संसाधनों के संरक्षण की विधियां। देखिए, संसाधन के संरक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, तभी जो है हम आने वाले फ्यूचर के लिए भी उसका जो है इस्तेमाल करने लायक रख सकते हैं। और इस तब संभव होगा जब हम संसाधन संरक्षण की विधियों को जानें और समझें। और ये आप यहीं पे समझ सकते हो कि संसाधनों को संरक्षण किस विधियों के द्वारा जो है किया जा सकता है और संसाधन हमारे लिए कितने उपयोगी है संरक्षण करने के लिए। तो कहते हैं ये आवश्यक है कि लोगों के मध्य संसाधनों के जो है परिरक्षण एवं संरक्षण के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाए। प्राकृतिक संसाधनों के बड़े पैमानों पर जो है विनाश के घातक परिणाम के बारे में लोगों को जागरूक भी बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक जागरूक ये नहीं होंगे तब तक नहीं हमारा जो है प्राकृतिक संसाधन संरक्षित रह सकता है। सरकार बेशक रूल रेगुलेशन बनाए, लेकिन जब तक लोग जो है इस पर पालन नहीं करेंगे तब तक उस रूल रेगुलेशन का कोई अर्थ और कोई मान्यता नहीं रह जाती है। दूसरी पॉइंट यही दर्शाता है कि वन रोपण। देखिए, वन रोपण ही इसका एक सबसे सटीक और सबसे इम्पोर्टेंट रूल रेगुलेशन हो सकती है, क्योंकि वन ही जो है प्राकृतिक में संतुलन जो है कायम रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो अभिवृक्त तथा युवा वृक्षों को काटने से रोकना तथा लोगों में वृक्ष के रोपण तथा पोषण के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना वनों के संरक्षण में सहायक सिद्ध हो सकता है। और इसमें जो है हर एक व्यक्ति का जो है महत्वपूर्ण योगदान भी हो सकता है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति इसमें जागरूक नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, कहते हैं संसाधन संरक्षण करना संभव नहीं रह जाएगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष है पहाड़ी क्षेत्रों में जो है सीढ़ीदार कृषि करें। देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में कृषि करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सीढ़ीदार कृषि की जाए, क्योंकि इससे जो है हमारे प्राकृतिक संसाधन के जो है दोहन से बचाया जा सकता है। समुद्र रेखाओं के अनुरूप जो है जुताई, झूम कृषि पर जो है नियंत्रण, अतिचराई और अवनवीनीकरण को रोकना मृदा संरक्षण की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाती है कि झूम कृषि जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि झूम कृषि खेती आप जानते ही हो कि इसमें जो है कुछ समय के लिए कृषि की जाती है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, तो वो झूम कृषि कहलाता है। और ये जो है हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि झूम कृषि को जो है रोक लगाया जाए, नियंत्रण किया जाए। और अति चराई यानी जो कृषि के भी क्षेत्र होते हैं, घास को जो है पशुओं द्वारा चरा दी जाती है, तो इस पर भी नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। और वन नालिकाओं को रोकना जो कि बहुत ज़रूरी है, मृदा संरक्षण के भी विधियों में अपनाया जा सकता है। कहते हैं अगर वर्षा जल को रोकने के लिए बांधों का निर्माण करें, फुहारा, डीप या ट्रिक सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाए जो पौधों तक ही पानी पहुँचे, व्यर्थ में पानी न जाए। औद्योगिक एवं घरेलू उपयोग हेतु जल का जो है पुनर्चक्रण अमूल्य जल संसाधन संरक्षण में सहायता करेंगे। तो ये काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण है जल संरक्षण के संसाधनों के लिए, उपयोग के लिए। देखिए, कहते हैं जल ही जीवन है और इन चीज़ों को जो है पुण्य सही रूल रेगुलेशन से इस्तेमाल करके ही इसको बचाया जा सकता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है। अगर अगले पॉइंट की हम बात करें तो साफ हो जाता है कि खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए कुशल जो है उपयोग निकालने का शोधन भी जरूरी है। देखिए, अगर आपको पता हो कि खनिज जो है और नवीकरणीय संसाधन है, यानी एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, तो इसका जो है बहुत ही कुशल उपयोग करना चाहिए और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने पर जो है जोर देना चाहिए और इसके संरक्षण पर भी ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण बात रहता है।
कहते हैं ज़्यादा अच्छी तकनीक का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और खनिज का पुण्य चक्र तथा स्थानोपन्न के लिए उपयोग द्वारा इनका जो है संरक्षण किया जाना चाहिए, जो कि और भी महत्वपूर्ण बात आता है। कहते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को बचाने के लिए ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों जैसे सौर पवन जल का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पारंपरिक स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, तो कई मायने में जो है हम प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर था। यहाँ पर हमारे समक्ष एक बॉक्स आया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बॉक्स में जो है सारांश के रूप में हर एक बात को दर्शाया गया है, जिसे आप समझ सकते हो। संसाधनों के संरक्षण से तात्पर्य उनके विवेकपूर्ण एवं जो है नियोजित उपयोग के साथ ही उनके अपव्यय, दुरुपयोग एवं अति उपयोग से बचाव करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का पुण्य उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। यह आवश्यक है कि लोगों को जो है मध्य संसाधनों के परीक्षण एवं संरक्षण के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाए, और ये तभी हो सकता है जब इस पे जागरूकता के लिए लोग कदम उठाएं और प्रत्येक लोग जो है इस पे बहुत विवेकतापूर्ण जो है अपनी विचारधाराओं को रखें। कहते हैं अनवीकरणीय साधनों का संरक्षण एवं सर्वाधिक उचित उपयोग आवश्यक होती है, तो इसलिए अनवीकरणीय संसाधन है उसका जो है हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और जितना हो सके जो है नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, जिससे अनवीकरणीय संसाधन की संरक्षण किया जा सकता है। Next topic is the most important here, a policy on conservation of resource. There is a most important point arrive here, policy on conservation of resource. With the growing convenience of environment conservation, the efficient use of resource has become important for a developing country like India. There is an important point here. The source has become important for a developing country like India. We have to be increasing our R&D, research and development. There is an important point here, increasing of research and development here, effort to the exposure of the new resource. Device is a technology to the minimize waste and conserve no renewable resource. The government of India has formulated several policy and program to the implement for conservation of our biotic resource. The first here, a policy here, a Ministry of Forest and Environmental was created at union level in a country. By now, all the state government have also created an independent Ministry of Forest and Environment. There is a most important point here. Union level in a 1980 is to give to high priority to issue of relative forest and environment in a country. There is an important point here. The next important policy here, National Forest Policy of 1950. There is a most important policy here. National Forest Policy of 1950 was revised in 1988 to make on effective tools as per current need to be protection, conservation and development of forest in a country. Under this policy, social forestry scheme was launched to increase a green coverage is a produce and supply of fuel, wood, etc. That is the second point, is the most important. National Forest Policy of 1950 was received in 1988. And next year, National Land Use and Conservation Board were established in 1983. This is important. National Land Use and Conservation Board were established in 1983 and restructured in 1985 for the land resource conservation and preparation of prospective plan for optimum utilization of land resource here. There is an important point. The National Water Policy was adopted in 1987, which accord to be high priority to drinking water flowing by irrigational hydropower generation and investigational industries and other use of water important here. The next point is the most important here, our national mineral policy formed in 1990 has allowed to the board domestic and foreign enterprise to be invest in a mineral extraction and export here. It is also allowed the authority to the permit
investment in a mineral extension directly under the Union Ministry of Mines. There is an important policy here. A new agriculture policy of encouragement in a giving to use eco-friendly and sustainable agriculture technology is a biotechnology. There is a most important point here. The National Forest Policy has been to the launching for the protection and development of forests. There is a most important point in the box. Note down your notebook. The National Forest Policy has been to launch it for the protection and development of forest. The next point here, National Water Policy was adopted to the conserve and preserve water resource. And next year, new agriculture policy places a premier use of biotechnology here. हमारा अगला पॉइंट जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, संसाधन संरक्षण पर नीति। देखिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है यहाँ पर कि पर्यावरण संरक्षण की चेतना के विकास के साथ भारत जैसे विकासशील देशों के लिए संसाधनों का जो है कुशल उपयोग महत्वपूर्ण हो गया है। नए संसाधनों की खोज जो है कचरे के कम से कम करने की तकनीक और अनवीकरणीय संसाधनों के संरक्षण के लिए हमें अपने अनुसंधान और विकास के प्रयत्नों को बढ़ाना पड़ेगा। कहते हैं भारत सरकार ने हमारे जैविक अजैविक साधनों के संरक्षण के लिए जो है कई योजनाएं बनाई हैं। वह कार्यक्रम को जो कार्यबद्ध भी किया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला कार्यक्रम तो यही बनाया गया कि राष्ट्र में वन एवं पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को जो है उच्च प्राथमिकता देने के लिए जो है सन 1980 में केंद्रीय स्तर पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय बनाया गया था। और आज अभी सभी राज्यों जो सरकार ने भी वन एवं पर्यावरण का जो है स्वतंत्र मंत्रालय बनाया है। लेकिन कहते हैं सरकार ने हर चीज़ तो बनाया है लेकिन इसका सही उपयोग अभी तक देखने को नहीं मिला है। उसके पश्चात है 1950 की राष्ट्रीय वन नीति को राष्ट्र के तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुसार वनों के संरक्षण सुरक्षा विकास के लिए कहते हैं 1988 में संशोधित भी किया गया था। और इस नीति के अंतर्गत हरित क्षेत्र को बढ़ाने, जलाऊ लकड़ी के उत्पादन एवं आपूर्ति आदि के लिए सामाजिक वन की योजना जो है प्रतिवर्तित की गई थी। कहते हैं बनाया गया है, बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। उसके पश्चात आता है भूमि संसाधनों के संरक्षण तथा इनके अनुकूलतम प्रयोग के लिए संदर्भ में योजनाएं बनाने के लिए 1983 में राष्ट्रीय भूमि उपयोग एवं संरक्षण बोर्ड की स्थापना भी की गई है। और कहते हैं सन जो है 1985 में इसे पुनः संगठित भी किया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि अगली पॉइंट पे हम ध्यान दें, राष्ट्रीय जल नीति सन जो है 1987 में पारित की गई थी जो सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और नौ संचलन जल के औद्योगिक एवं अन्य उपयोग के अलावा सबसे बढ़कर पेय जल को प्राथमिकता दी गई थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। कहते हैं अगले पॉइंट जो था बहुत महत्वपूर्ण है कि सन 1990 में बनी राष्ट्रीय खनिज नीति जो है खनिजों के उत्खनन एवं निर्यात के लिए घरेलू विदेशी उपक्रमों के जो है निवेश की अनुमति देती है। केंद्रीय खान मंत्रालय के अंतर्गत प्राधिकरण को यह खनिज जो है उत्खनन में निवेश एवं परमिट के लिए यह अनुमति देता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर नीतियाँ बनाई गई है। उसके पश्चात जो है अंतिम पॉइंट देखिए, नई कृषि नीति में परिमित्र एवं सततवाही कृषि तकनीकी जैसे जैव तकनीक को प्रोत्साहित किया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो इस बॉक्स में दिए गए शब्द भी हैं जिसको आपको अपने कॉपी में नोट करना चाहिए कि वनों की सुरक्षा विकास के लिए राष्ट्रीय वन नीति जो है प्रवर्तित की गई है। जल संसाधनों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय जल नीति पारित की गई है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं नई कृषि नीति जैव तकनीकों का जो है प्रमुखता से उपयोग और प्रोत्साहित भी करती है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण ये भी सारे पॉइंट थे जिसको हमने यहाँ समझने की कोशिश किया। सब के सब जो है वन के ऊपर अपना महत्वपूर्ण स्थान बताते हैं। तो ये चैप्टर जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था पर्यावरण के अंतर्गत जिसको आपको देखना चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमारा पर्यावरण हमारे जो है संसाधन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना हो सके आपने त्रिपाण सेंटर का हेल्प करना है और हेल्प करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, जो है लिंक को यूट्यूब से कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। क्योंकि त्रिपाण सेंटर का उद्देश्य यही है कि ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुँचे और इस वीडियो का हर एक बच्चा जो है फ़ायदा उठाए। और इसमें जो है आप इसके जो है करीब बन सकते हो, अच्छे
आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है शेयर करना है वीडियो को, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कीजिए, क्योंकि जब आपको कोई वीडियो की आवश्यकता होगी, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो दूर दूर तक जो है तिरपान सेंटर नज़र नहीं आएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको जो है होम पेज मिल जाएगा, होम पेज पे सारे वीडियो उपलब्ध है। अगर आप क्लास के अंतर्गत वीडियो देखना चाहते हो तो इसके लिए भी प्रावधान है, और प्रावधान ये है कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास के अंतर्गत सभी वीडियो को देखिए, समझिए और एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।